हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुहज्जिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्मार्क्स। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर हम हीट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन एक ही क्लास में करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ऊष्मा यानी कि हीट क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं ऊष्मा क्या है। तो ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, यानी कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। अब इसमें एक जो पहला हमारा पॉइंट बनता है वो है टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान क्या होता है? किसी वस्तु का ताप या तापमान उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस का मापक होता है, यानी कि कोई वस्तु कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है ये बताता है आपका तापमान। एक तरीके का मेज़रमेंट होता है। मान लीजिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दे रखी हैं, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, जिसमें ए का जो टेम्परेचर है वो बी की तुलना में ज़्यादा है, तो ये बोला जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो गर्म है बी के मुकाबले और उसकी ऊष्मा ज़्यादा है। इसी तरह तापमान को थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है। थर्मामीटर क्या है? एक यंत्र है जिसके द्वारा टेम्परेचर का मेज़रमेंट किया जाता है। तापमान मापने की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल्सियस है। वैसे तो बहुत सारी यूनिट हैं, केल्विन भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है। ऊष्मा का फ्लो क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट तक ले सकते हैं, या फिर अगर इसको डिग्री सेल्सियस में लें तो 37 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है मानव शरीर का तापमान। अब क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि तापमान को मापने वाला जो यंत्र है, जो डिवाइस है, वो थर्मोमीटर है। तो थर्मामीटर भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका पहला आ जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर यानी कि डॉक्टरी थर्मामीटर। अभी डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है? ये होता है व्यक्ति के टेम्परेचर का मेज़रमेंट करने के लिए, व्यक्ति के शरीर के टेम्परेचर के मापने के लिए। ठीक है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको फीवर है जो बोला जाता है, तो यहाँ पर अगर व्यक्ति को अपने शरीर का तापमान नापना है तो वो डॉक्टरी थर्मामीटर का इस्तेमाल करेगा। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, ये एक समान मोटाई की कांच की नली से बना हुआ होता है जो कि इस तरीके का होता है। और जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है कांच की नली के एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का ये बल्ब लगा होता है, जिसमें क्या होता है? पारा होता है। पारा यानी कि मरकरी। अब पारा इसलिए लेते हैं क्योंकि मरकरी जो होता है वो ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए जब ताप बढ़ेगा तो वो फैलेगा। और यहाँ पर एक किंक होता है, इस तरीके से किंक दिया हुआ होता है। ये किंक क्या होता है और क्यों दिया होता है? किंक एक तरीके का मोड़ होता है और ये पारे के स्तर को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, यानी कि आपने अपने मुंह में थर्मामीटर लगाया, उसको जब बाहर निकालेंगे तो पारे का स्तर जो होगा ना वो तेज़ी से गिरेगा, लेकिन इस किंक की वजह से वो गिरने से रुक जाएगा और वहाँ पर आपको सही रीडिंग मिल जाएगी। क्लिनिकल थर्मामीटर का तापमान, क्लिनिकल थर्मामीटर का तापमान की जो रेंज होती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक की रीडिंग हम ले सकते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के माध्यम से, तो वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। और इसका कारण ये है कि मानव के शरीर का तापमान सामान्य रूप से 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता ही नहीं है। अब आ जाते हैं एक दूसरे थर्मामीटर के बारे में, प्रयोगशाला थर्मामीटर जिसको कहा जाता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर बोला जाता है। ये कौन सा थर्मामीटर है? अभी जो हमने ऊपर डॉक्टरी या क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ा वो हम मानव के शरीर के टेम्परेचर का मेज़रमेंट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहाँ पर प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं मानव शरीर के तापमान के बजाय पानी जैसी अन्य वस्तुओं के टेम्परेचर का पता लगाने के लिए। ये इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, और इसमें किंक नहीं होता। अब इसमें किंक नहीं होता है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि इसमें किंक नहीं होता। प्रयोगशाला थर्मामीटर को हमेशा बिना झुकाए सीधी स्थिति में रखना चाहिए। मतलब अगर आप मान लिया ये एक बीकर है और इसके अंदर जल है, आपको इस
इस लिक्विड का लेना है मेज़रमेंट। तो यहाँ पर ये रहा, मान लिया आपका प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो आपको इसको इस स्थिति में रखना है कि ये बिल्कुल, एक तो बिल्कुल सीधा रखना है आपको, जिस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सीधा इसको रखना है। दूसरी बात ये भी है कि इसको आपको, इसका जो ये वाला हिस्सा है, इसका जो बल्ब है ना, वो इस कंटेनर की किसी भी सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सीधा रखना है, टच नहीं करना चाहिए, मतलब इस पोजीशन में नहीं होना चाहिए, ये इस पोजीशन में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए बिल्कुल आपका सीधा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें किंक नहीं पाया जाता, इसका मतलब रीडिंग तभी ली जाएगी जब लिक्विड के अंदर थर्मामीटर होगा। थर्मामीटर का बल्ब कभी भी उस कंटेनर की सतह को छूना नहीं चाहिए जिसमें कि पदार्थ रखा गया है, जिसका भी हमें ताप मापना है। अब थर्मामीटर का बल्ब पदार्थ में पूरी तरह डूबा होना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ताकि ये बल्ब को सभी तरह से ढक ले, मतलब एकदम कवर्ड होना चाहिए बल्ब। मानव शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको एक रीज़न बताया था, उसमें किंक पाया जाता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर था जिससे मानव शरीर के ताप को मापा जा रहा था, उसमें किंक पाया जाता है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर के अंदर किंक नहीं पाया जाता। क्योंकि जैसे ही हम प्रयोगशाला थर्मामीटर का बल्ब रोगी के मुंह से निकालेंगे तो पारे का स्तर तेज़ी से नीचे गिरेगा और वहाँ पर हम जो है सही रीडिंग नहीं ले पाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक और थर्मामीटर के बारे में जान लेते हैं, जो है आपका मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर या न्यूनतम अधिकतम थर्मामीटर। अब ये क्या होता है? तो ये एक ऐसा थर्मामीटर है जिसका उपयोग मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा दिन के न्यूनतम और अधिकतम ताप को मापने के लिए किया जाता है। कोई इसी समझने वाली बात नहीं थी, बस याद रखना है। डिजिटल थर्मामीटर क्या होते हैं? क्योंकि मनुष्य के जो हम ताप का मेज़रमेंट करने के लिए जिस थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर, तो उसके अंदर आपकी मरकरी पाई जाती है। मरकरी क्या है? मरकरी यानी कि Hg, और ये आपकी एक तरल धातु है, लिक्विड मेटल है। लेकिन अगर ये गलती से मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो ये विषैली साबित हो सकती है और मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। इसीलिए ये एक चिंता का विषय हमेशा से बना रहा है कि थर्मामीटर के अंदर पारा पाया जाता है। इसीलिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाने लगा है, जो कि सेफ़ है। अधिकांश थर्मामीटर में पारा नामक एक तरल धातु का उपयोग किया जाता है। उपयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि ये जो है ऊष्मा का अच्छा, या टेम्परेचर का कह लीजिए, अच्छा आपका चालक था, और जहाँ पर ताप बढ़ेगा तो उस तरीके से रीडिंग वहाँ पर हम ले लेते हैं, क्योंकि पारा फैलता है। पारा एक जहरीला पदार्थ है और इसलिए अगर थर्मामीटर टूट जाए तो इसे सुरक्षित रूप से निपटाना बहुत मुश्किल है। इसलिए थर्मामीटर में पारे के यूज़ को लेकर के चिंता बनी हुई थी, और इन दिनों डिजिटल थर्मामीटर का उपलब्ध है जिसमें पारा उपस्थित नहीं होता। आप सबके घरों में भी पारे वाले थर्मामीटर भी होंगे और डिजिटल थर्मामीटर भी होंगे, आपने देखे होंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में जान लेते हैं। तो ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से हो रहा है। पहला हो रहा है कंडक्शन, दूसरा हो रहा है कन्वेक्शन, तीसरा हो रहा है रेडिएशन, यानी कि चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा हो रहा है। इसको जान लेते हैं। तो कंडक्शन हमेशा ठोस में होता है, ठीक है। कंडक्शन हमेशा सॉलिड में होगा, यानी कि चालन ठोसों में होगा। संवहन यानी कि कन्वेक्शन यहाँ ठोस नहीं है, द्रव तथा गैसों में होगा, द्रव तथा गैस में होगा संवहन। और रेडिएशन जो होगा उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यहाँ पर नो मीडियम है। अब कंडक्शन के बारे में पहले जान लेते हैं, यानी कि चालन के बारे में। चालन क्या है? तो चालन के बारे में जान लेते हैं। ये हीट यानी ऊष्मा का फ्लो सॉलिड में होता है। यहाँ पर ऊष्मा का जो फ्लो हो रहा है, क्योंकि हम ऊष्मा के स्थानांतरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, तो चालन में क्या होता है
चालन में एक ऊष्मा के ट्रांसमिशन की घटना है ये, और इसमें हीट का जो फ्लो हो रहा है वो हमेशा सॉलिड में हो रहा है। और माना किसी आयरन की रॉड ली, मान लिया हमने एक आयरन की रॉड ली, अब हमने लोहे की छड़ ली, तो उसके अंदर क्या होगा, आयरन के एटम उपस्थित होंगे। और जब ये आयरन या अणु या पार्टिकल भी मान सकते हैं, छड़ को गर्म किया जाता है, तो ये आयरन के एटम अपनी जगह पर, मतलब अपनी जगह से इधर तो नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी जगह पर ही वाइब्रेशन करने लगेंगे। और क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स इतने पास होते हैं, तो एनर्जी स्वतः ही आगे वाइब्रेट हो करके एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो जाएगी। तो चालन में इस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और ये जो प्रक्रिया है क्योंकि सॉलिड में होती है, तो वैक्यूम यानी कि निर्वात में नहीं होगी, और ये एक धीमी प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल इतने पास होते हैं, वो अपनी जगह से स्थानांतरण के लिए ऊर्जा के या ऊष्मा के इधर से उधर तो नहीं जाएंगे, वाइब्रेट होंगे अपनी जगह पर उपस्थित होकर के, और ऊष्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर स्वतः ही हो जाएगा, इसलिए एक धीमी प्रक्रिया है। बात कर लेते हैं कन्वेक्शन यानी कि संवहन के बारे में। तो कन्वेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए। जैसे कि पानी को गर्म करना इसके एग्जाम्पल में आता है। और मेन चीज़ ये है कि द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण जो है, ऊष्मा का स्थानांतरण भी बोल सकते हैं, संवहन यानी कि कन्वेक्शन के द्वारा होता है। इसको कैसे समझें, क्योंकि द्रव में अणु यानी कि आपके पार्टिकल्स मान लेते हैं, द्रव में यानी कि लिक्विड एंड गैसेस में पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इतने पास नहीं होते, दूर होते हैं, तो उनको जगह भी मिल जाती है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो वो ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे पार्टिकल में एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से कन्वेक्शन की प्रक्रिया में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। लास्ट है हमारा रेडिएशन यानी कि विकिरण के बारे में जान लेते हैं। तो सूर्य की किरणों पर का पृथ्वी तक पहुंचना, सर्दियों में आग के पास गर्मी महसूस करना, ये सब आपके रेडिएशन के कारण ही है। सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुंचना, अब हम ऊपर रहेंगे, हमारी पृथ्वी से ऊपर गैसों की एक घनी परत है जिसको वायुमंडल या एटमॉस्फेयर बोला जाता है। तो उसके ऊपर रहेंगे और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर वैक्यूम यानी कि निर्वात है। और ये जो निर्वात है, क्या इसमें कोई माध्यम है, तो आप बोलेंगे नहीं, इसमें कोई माध्यम नहीं है। इसका मतलब रेडिएशन के लिए निर्वात में भी हो सकता है, यानी कि इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता तो होती नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ से भी किरणें अर्थ तक पहुँच रही हैं, इसीलिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और यह आपने देखा होगा कि सर्दियों में आग के पास बैठने पर जो गर्मी हमें महसूस होती है वो रेडिएशन के कारण ही होती है। और अब कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि ऊष्मा के चालक कौन कौन कहलाते हैं। तो बहुत आसान लैंग्वेज यहाँ पे बात लिखी हुई है, जिसको समझना है। वे वस्तुएं जो ऊष्मा को अपने में से होकर के गुजरने देंगी पूरी तरह से, ऊष्मा की चालक कहलाएंगी, कंडक्टर ऑफ हीट कहलाएंगी। जैसे कि तांबा आ गया, एल्यूमिनियम आ गई जैसी धातुएं, और जितनी भी धातुएं होती हैं, मोस्टली, सभी नहीं, मोस्टली जो धातुएं होती हैं, मेटल्स होती हैं, वो आपकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, यानी ऊष्मा की चालक होती हैं, अच्छी चालक होती हैं। इंसुलेटर की बात कर लेते हैं, यानी कि कुचालक। अब ऊष्मा के कुचालक के बारे में अगर बात करी जाए तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में है। वे पदार्थ जो अपने में से होकर के ऊष्मा को गुजरने नहीं देते, ऊष्मा के कुचालक या इंसुलेटर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल लकड़ी है और प्लास्टिक है, और वायु भी आपकी ऊष्मा के कुचालक के अंतर्गत ही आती है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वायु किसके अंदर आती है, तो आपके इंसुलेटर ऑफ हीट के अंतर्गत आती है, ठीक है। और यहाँ पर नोट है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल तरल पदार्थों और गैसों में ही संभव है, जो कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था, क्योंकि तरल पदार्थों और गैसों के जो पार्टिकल्स हैं वो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, जबकि ठोसों में ऐसा नहीं है। और वहाँ पर जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो चालन के द्वारा किया जा रहा है। रेडिएशन यानी कि विकिरण, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, जिसे विकिरण ऊर्जा कहते हैं। विकिरण ऊर्जा यानी कि रेडिएशन एनर्जी कहा जाता है।
और लाइट की अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह हो रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? लगभग इसमें ऊष्मा की स्पीड वही होती है जो लाइट की स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर गर्म वस्तु रेडिएशन के कारण ही आसपास की अन्य वस्तुओं को गर्म कर सकती है और ये प्रक्रिया सबसे तेज़ प्रक्रिया है। सबसे तेज़ प्रक्रिया आपकी ट्रांसमिशन ऑफ हीट की क्या है? तो आप बोलेंगे रेडिएशन। और सबसे धीमी प्रक्रिया कौन सी है? तो वो बोली जाएगी आपकी चालन। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं थोड़ा सा समुद्र समीर या सी ब्रीज के बारे में। यहाँ पर समुद्र से थल की ओर बहने वाली जो हवा है वो समुद्र समीर कहलाती है। मेन बात यही है कि समुद्र से थल की ओर या लैंड की ओर जो हवा बह रही है, हवा आ रही है, वही समुद्र समीर कहलाती है। समीर किसको बोलते हैं? हवा को बोलते हैं। दिन के समय तटीय क्षेत्र की ज़मीन सूर्य की किरणों के कारण गर्म हो जाती है। समुद्र भी गर्म हो जाता है, लेकिन ज़मीन की तुलना में इसे गर्म होने में अधिक समय लगता है। इसलिए ज़मीन के ऊपर की जो हवा है समुद्र के ऊपर की हवा की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाती है। इसको कैसे समझना है? मान लिया ये आपका समुद्र है, ये आपका समुद्र है, इसमें क्या है? पानी। और ये आपका है उसके आसपास का एरिया, थल है, ठीक है। अब यहाँ से निकली हवा, यहाँ से भी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ से यहाँ पर क्या है? सूर्य है। सूर्य से आ रही हैं किरणें, सूर्य से किरणें यहाँ भी आ रही हैं, यहाँ भी आ रही हैं। लेकिन होना क्या है कि यहाँ से अब आपसे पूछा जाए अगर कि समुद्र की जो पानी है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा या फिर ये थल गर्म हो जाएगा, लैंड गर्म हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि समुद्र की तुलना में ये ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ की जो हवाएं होंगी ये ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, ठीक है, ये ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। तो ये जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है। और गर्म हवा जैसे ही ऊपर उठेगी तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? यहाँ क्रिएट हो जाएगा वैक्यूम, यानी कि निर्वात। और जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होता है तो उसकी जगह घेरने के लिए, किसी की जगह खाली हुई, उसकी जगह घेरने के लिए दूसरी हवाएं आ गई, तो यहाँ से हवा चलना शुरू हो जाएगी। और समुद्र से कैसी हवा आएगी? इसकी तुलना में ठंडी हवा आएगी। इसीलिए जो समुद्र से हवाएं थल की तरफ चलती हैं वो समुद्र समीर कहलाती हैं। और पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। गर्म हवा ऊपर जाती है जबकि ठंडी हवा जो होती है नीचे आती है, ये भी बता देती हूँ। समुद्र से ठंडी हवा इस खाली जगह को भरने आएगी और यही समुद्र समीर कहलाएगा। दिन के समय होती है ये घटना, ये आपको याद रखनी है कि समुद्र समीर वाली जो घटना है वो दिन के समय होती है, जबकि रात के समय अन्य घटना होती है, वो अभी नीचे आ रही है। दिन के समय हवा समुद्र से थल की ओर चलती है, ठीक है। समुद्र से चलेगी हवा थल की ओर, कब चलेगी? दिन के समय चलेगी। और रात के समय क्या होता है? अब क्योंकि पूरे दिन के बाद सूरज अच्छे से समुद्र को गर्म कर चुका है, ठीक है, वहाँ पर हो गया आपका समुद्र गर्म, ठीक है। और वो काफ़ी गर्म हो गया क्योंकि पानी जो है ना वो गर्म होने में भी टाइम लेता है और ठंडा होने में भी टाइम लेता है, लेकिन अब अच्छा खासा टाइम हो चुका है और पानी हो गया गर्म। तो क्या होगा? मान लिया ये समुद्र है, ये थल है, यहाँ पर है पानी, ये पानी है, सॉरी चलिए ऐसे ही बता देते हैं। क्या हो रहा था कि समुद्र जो है वो गर्म हो चुका है। अब वहाँ से गर्म हवाएं जो हैं वो ऊपर उठेंगी, क्योंकि गर्म हवा जो होती है ना वो हल्की होती है, तो वो ऊपर उठेगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, गर्म हवा ऊपर जाएगी, वहाँ पर फिर से वैक्यूम क्रिएट होगा। अब थल से हवाएं कहाँ जाएंगी? उस जगह, खाली जगह को भरने के लिए। इसलिए अब की बार रात के समय क्या हो रहा है? थल से हवाएं समुद्र की तरफ बहेंगी और वो क्या कहलाएंगी? वो आपकी लैंड ब्रीज कहलाएंगी, यानी कि थल समीर कहलाएंगी, ठीक है। रात के समय समुद्र का पानी गर्म हो जाएगा और पानी को गर्म होने में और ठंडा होने में दोनों में समय लगता है। तो रात में अर्थ के रिस्पेक्ट में पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी कि अर्थ भी गर्म होगी, ऑफ कोर्स गर्म होगी, लेकिन पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और समुद्र की गर्म हवा ऊपर उठेगी तथा थल या लैंड से हवा समुद्र की ओर बहेगी, अर्थात भूमि से समुद्र की ओर बहने वाली जो हवा होती है वो थल समीर या लैंड ब्रीज कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला थल समीर और
समुद्र समीर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर थोड़े से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हीट चैप्टर से रिलेटेड जो कि आपको समझने हैं। वैसे हमने इस क्लास में बिल्कुल कंप्लीट से इस चैप्टर को पढ़ लिया है। हल्के रंग के कपड़े क्या होते हैं, गर्मी को वापस पर्यावरण में परावर्तित कर देते हैं और गर्मियों के दौरान हमें ठंडा रखते हैं। ठीक है, इसलिए मोस्टली गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं। और गहरे रंग के कपड़े क्या करते हैं, पर्यावरण से गर्मी को, यानी गर्मी क्या है, हीट, इसीलिए हम इस चैप्टर में इस बात को पढ़ने को शोषित कर लेते हैं, ये हमें गर्म रखते हैं। ऊनी कपड़े क्या करते हैं, हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते हैं, इसलिए हमें गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, ऊनी कपड़े ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते। ठीक है, और ठंडी रातों में 2 पतले कंबल एक मोटे कंबल की तुलना में अधिक गर्मी देते हैं क्योंकि दोनों कंबलों के बीच जो हवा की परत है, अभी आपने इंसुलेटर के बारे में पढ़ा, कुचालक क्या थे, जो अपने में से ऊष्मा को होकर के गुजरने नहीं दे रहे थे, यानी ऊष्मा आ गई तो आ गई। हवा की परत की एक बेहतर विसंवाहक का काम करती है क्योंकि उनके बीच, क्योंकि उसका ऊष्मा के कुचालक में हवा भी तो आ रही थी ना, इसलिए यही बात यहाँ पर लिखी गई है। रेफ्रिजरेटर के बारे में क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर और आइस बॉक्स में दोहरी दीवारें होती हैं जिनके बीच थर्माकोल लगा होता है और जो चालन द्वारा ऊष्मा की हानि नहीं होने देता, क्योंकि थर्माकोल भी क्या होता है, ये आपका कुचालक होता है। ठीक है, जूट या लकड़ी का बुरादा ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते। हम बर्फ पिघलने से बचाने के लिए इसे लकड़ी के बुरादे और जूट के कपड़े से ढक देते हैं। ठीक है, ढक देते हैं ताकि बर्फ पिघले ना, क्योंकि ऊष्मा को एंटर नहीं करने देगा वो, क्योंकि वो चालक है। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग यूनिट को ऊपर के पास फिट किया जाता है जिसको आप फ्रीज़र बोलते हैं, क्योंकि ठंडी हवा नीचे की ओर आती है। और ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठती है, और ठंडी हवा क्या होती है, नीचे आती है और पूरे इंटीरियर को ठंडा रखती है। क्यों, ऐसा क्यों? मान लिया ये फ्रिज है, ये आपका फ्रीज़र है और ये आपका नीचे का हिस्सा है इसका, तो इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको ऊपर इसलिए रखा गया है, ठंडी हवा क्या होगी, नीचे आएगी। ठंडी हवा भारी होती है ना, तो वो नीचे आएगी। ठंडी हवा नीचे आई तो उसने नीचे के पोर्शन को भी ठंडा कर दिया। यहाँ से गर्म हवा ऊपर गई, वो ठंडी होकर फिर नीचे आई। इस तरीके से पूरा ये काम चलता रहेगा, पूरे इंटीरियर को ये ठंडा रखती है। मोटर कार में क्या होता है, रेडिएटर संवहन के सिद्धांत पर ही काम करता है, इसको आपको बस याद करना था। तो आज की क्लास में हमने ऊष्मा चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन किया था। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड साथ ही बेल आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और अच्छे से तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।